मनोज जी, अब एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है और अयोध्या मामले की जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही है, पहले खबरें आई कि 7 करोड़ का घोटाला है, आज तो दैनिक भास्कर ने इसको 200 करोड़ का घोटाला बता दिया है। और तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, सवाल ये उठता है कि पहले तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि न्यायालय इसका सम संज्ञान ले और इसकी जांच कराए, और उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया कि भैया कुल संत महात्माओं से पूछताछ पुलिस अधिकारियों को नहीं करनी चाहिए, वहां के कैमरे ऑफ करा दिया जाए, जिन्होंने भी चढ़ावा गायब किया वो चुपचाप ला के मंदिर में रख दे। ये स्टेटमेंट क्यों आया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, इसको कहते हैं भिगो भिगो के मारना। अच्छा, इसको कहते हैं भिगो भिगो के मारना। निश्चित तौर पे जो चीजें हुई हैं अयोध्या में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पाठक जी, मैंने अपने पूरे इतने जीवन में अमरीश पुरी की पिक्चरें देखी हैं 80 से 90 के दशक वाली, जो मंदिरों में भगवान के सोने का मुकुट चोरी कर लिया करता, उनके जेवर चोरी कर लेता था। पहली बार जो फिल्मी जो रील वाली दुनिया में देखा था वो रियल वाली दुनिया में देखने को मिला। सब कुछ चोरी किया। इतनी चंपत लगाई चंपत राय ने कि अब किसी चैनल को 200 करोड़ रुपए के चोरी की बात सामने आ रही है। ये छोटी बात नहीं है, आप ये मत समझिएगा। बीजेपी इससे डर क्यों रही है, आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊंगा। बीजेपी डर क्यों रही? ये कलंक होगा, ठीक वैसा ही कलंक जैसे जब भारत माता बेड़ियों में अंग्रेजों के द्वारा जकड़ी हुई थी, तब इस देश के तथाकथित सबसे बड़े उस वक्त के संगठन, जिसकी संख्या 1 लाख के करीब थी, उसने आजादी की लड़ाई में मां भारती के बेड़ियों को तोड़ने में लड़ाई नहीं लड़ी थी। तिरंगा जो संविधान ने हमको दिया था, उस तिरंगे को नहीं अपनाया। ठीक उसी तरह ये तीसरा पाप इनके मत्थे मड़ रहा। तो पहले तो इनकार किए, कहा साहब ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डीसीएम है कूड़ा ढोने वाले उत्तर प्रदेश में, जिनका नाम ब्रजेश पाठक, उनकी भी आपके सजाती हैं, उनके भी पीछे पाठक ही लगता है। ऐसे मत बोला कीजिए भाई, सम्मानित व्यक्ति हैं, अखिलेश जी से बड़े मधुर संबंध हैं। वो तुम लोगों ने देखा कि तो कितने प्रेम से मधुर संबंध है तो क्या है? नहीं, नहीं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल डरा रहे हैं। आप अपनी जाति वाली बात पे मुझे डराने की कोशिश पाठक जी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, आप लोग ही सजातियां हैं। नहीं, मेरी सजाती मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक बात बताएं, आप बिल्कुल आप मेरी बात तो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। डीसीएम, मैंने कहा डीसीएम से कूड़ा ढोया जाता है। उन्होंने जब कहा था कि समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद का हिसाब क्यों नहीं लेती, तो भाई बाबरी मस्जिद पे कोई आरोप लगा है क्या? बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनी है क्या? अयोध्या द सेंस राम जन्मभूमि के आसपास बनी है क्या? या आदरणीय अखिलेश जी हिंदू धर्म में नहीं है क्या? जो महा केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है उसका नाम क्या बाबरी मस्जिद है क्या? मतलब वही तो डीसीएम कह रहा हूं, जो कचरा ढोके चलते हैं। इनके बुद्धि होती, विवेक होता, अपने धर्म के मानने वालों की सम्मान होता। कितने डीसीएम साहब ने कितने मंदिर बनवाए अब तक? है उनकी हैसियत, इतना भव्य मंदिर बनवा पाएंगे? और आप कहते हैं कि हम डीसीएम साहब को कूड़ा ढोने वाला ना कहें। क्यों ना कहें? उस डीसीएम को अपने धर्म के प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे की चोरी का इतना भर भी नहीं उसको पश्चाताप हो रहा है, और ना उसको दर्द हो रहा है। पूछ क्या रहा है, अखिलेश यादव जी बाबरी मस्जिद का हिसाब क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे मिल जाओ तो तुमको हम डीसीएम से सीडीएम बना दें 2 मिनट में। इतने सवाल पूछे तुमसे, सारी अकड़, सारी ऐंठ, सारा ये दोगलापन 2 मिनट में खत्म हो जाए। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हूं पाठक जी जो संविधान के दायरे में आती है। डीसीएम का मतलब होता है ट्रक, कूड़ा ढोने वाला होता है ट्रक। अब मैंने अगर नाम लिया है तो वो डीसीएम है। कूड़ा कौन सा ढो रहे हैं? जो हम लोगों के हक अधिकार खाए जा रहे हैं, वो कूड़ा ढो रहे हैं।
संविधान पे बैठा नहीं, अब व्यक्ति, तो नहीं, आप सवाल ये पे तो उठता कोई संवैधानिक पद नहीं है, आप सिर्फ एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए एक पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार का आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं, तो अब मनोज जी संविधान की शपथ लिए हैं। नहीं, मनोज जी आते हैं, सवाल ये उठता है कि एसआईटी का गठन किया है। कल मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा इस एसआईटी के जरिए जो है सनातन के भक्तों में आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं होगी एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। एसआईटी के पास कोई किसी के खिलाफ दंड दिलाने का पावर ही नहीं है। एफआईआर जब होगी, आर्थिक अपराध हुआ है, एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं कराई जा रही है, वो ये बार बार कह रहे थे। अब ये डीसीएम लोगों से पूछो, हम कोई सरकार थोड़ी नहीं है पाठक जी। अरे हम आपसे भाई जो मेरे से मिलेगा हम तो भाई अच्छा आपसे ये पूछ रहे बताइए, हैं। एक मिनट, हाँ। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं पत्रकार बनता हूं, आप प्रवक्ता बन जाओ। अरे नहीं, हम प्रवक्ता नहीं है सरकार भाई। के, सरकार हम के सरकार प्रवक्ता बन जाओ। नहीं, आप बताइए मैं ना दो कि सवाल पूछ, दो भाई सवाल एसआईटी जब पूर्व डीजीपी कह रहे हैं, और वो डीजीपी जिनको योगी जी ने अपनी सरकार बनने के बाद पहला डीजीपी उनको बनाया, उन्होंने कहा कि भाई ये एसआईटी की जांच कराकर सनातन के लोगों की आंख में झूल झोंकी जा रही है। उनका तो कहना है कि भाई चूंकि आर्थिक गबन हुआ है और आर्थिक गबन में एफआईआर होना बहुत जरूरी है, बिना एफआईआर के आप जांच भी नहीं हो बहुत सकती। कानूनी आदमी हैं, मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के आपके मुख से। ये आर्थिक नुकसान नहीं है, आर्थिक गबन नहीं है। ईश्वर के लिए दौलत बहुत छोटी बात होती है पाठक जी। 200 करोड़ बताया ना किसी चैनल ने, किसी पत्रकार संस्थान ने, बहुत छोटी बात होती है 200 करोड़। अगर ईश्वर की नजर टेढ़ी हो जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए एक झटके में खत्म हो जाएंगे किसी भी देश के। आप ये सोचो, सबसे बड़ा गमन आस्था का हुआ है। हाँ, ये बात सही है, ईश्वरी शक्ति का हुआ है। बात ये बड़ी है, 200 करोड़ रुपए कोई माने नहीं रखता है। कितने हजार करोड़ रुपए चंदा आया राम मंदिर के निर्माण के लिए, पूरी देश से कितने लोगों ने कितना पैसा दिया। 200 करोड़ ये बात नहीं, बात इसकी है कि जो रखवाले हैं वही डकैत हैं, जो चोर उचक्के डकैत हैं वही उसकी रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, जो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था है, उस सुरक्षा व्यवस्था के पास इतना एक्सेस नहीं है कि अगर वो चाहे कि जहां पैसा गिना जा रहा है उसको सीसीटीवी में देख सके। वो एक्सेस चंपत राय के ट्रस्ट के पास है। अगर वो चाहेंगे तो सुरक्षा कर्मी उस कैमरे में, उस जहां पैसा सोना चांदी गिना जाता है वो देख पाएंगे। अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं देख सकते। यानी कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को इस बात का एक्सेस नहीं दिया गया है। आप कल्पना करो ना, क्यों नहीं दिया गया? अब आप तो नया आरोप लगा रहे हो। आप तो नया मेरी बात गलत हो तो बता देना, मैं नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सीधे सीधे इस सरकार को एक्सपोज कर रहा हूं, क्योंकि सरकार की सुरक्षा किसकी है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तो है नहीं, सुरक्षा तो सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां सुरक्षा मुहैया करा रखी है। जितनी भी सुरक्षा है, पुलिस से लेके और जो भी संस्थाएं लगी हैं सुरक्षा में, वो पीएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और भी संस्थाएं, वो सब उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार का इतना हस्तक्षेप नहीं है कि वो जहां पे पैसा गिना जा रहा है उसको देख सके। कि कोई 2 बोरा, मान लीजिए 3 बोरा पैसा इकट्ठा हुआ, 3 बोरे में 2 बोरा कहां गया, 2 बोरा कहां नहीं गया, छोटे वाले बोरे का पैसा किधर चला गया, वो सुरक्षाकर्मी नहीं देख सकता। वो सिर्फ चंपत राय के चपत लगाने वाले लोग देख सकते हैं। आप कल्पना करो कि क्या चल रहा है राम जन्म ट्रस्ट में। प्रभु राम को लूटा जा रहा। वही वो कहावत आज चरितार्थ हो गई कि राम नाम के चंदे की लूट है, जितना जी करे उतना लूट। अगर उसमें किसी यादव को आगे किया गया तो हम मांग करते हैं उस यादव का सबसे पहले घर गिराया जाए, फिर मिश्रा जी का गिराया जाए, फिर गोपाल जी का गिराया जाए, फिर सबसे पहले यादव का गिराया जाए। ये हम मांग करते हैं, हम मनोज यादव। अरे यादव, पहली बात यादव जी के यहाँ से बरामद क्या हुआ पहले ये तो पता चला। अभी तक जो बरामद हुआ मिश्रा जी के यहाँ से बरामद हुआ है। हम कह रहे हैं
सोशल मीडिया पे एक हवा बनाया जा रहा है, सारा हाँ। जुर्म यादव ने किया, तो यादव के यहाँ बुलडोजर चलाओ। प्रभु राम के डकैती डालने वाले को छोड़ो मत, अब वो चंपत राय का गुर्गा है, वो चंपत राय का ड्राइवर है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ड्राइवर कुछ गेम कर रहा है तो अकेले डकार जाएगा। अरे इतना तो उस ड्राइवर में दम नहीं होगा, पैसा तो कहीं ना कहीं जा रहा। उसके यहाँ से 200 तो करोड़ नगद रकम बरामद छोटी नहीं होती है। नहीं मनोज भैया, ये बात तो सही कि अगर 200 करोड़ का घोटाला हुआ है तो ये बात डीजीपी साहब ने कल कही अब फिर कि अगर संवैधानिक एफआईआर शब्द का इस्तेमाल करने लगे। घोटाला नहीं, इसको डकैती कहते हैं। आप अच्छा पता नहीं डकैती कितना अच्छा इन्फ्लुएंस में सुनिए रहते हैं भाजपाइयों पे। अच्छा, हम डरते हैं ना भाई साहब, ये बताइए कि हाँ, ये कैसे मान सकते हैं, डराते तो ही है लोग। वो सुलखान सिंह साहब कहे कि एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी तो स्वाभाविक सी बात है छोटे छोटे लोग ने तो किया नहीं होगा, ऊपर वाले भी पकड़े जाएंगे, इसलिए ट्रस्ट एफआईआर से बच रहा है। वो तो साफ साफ कह एफआईआर रहे नहीं हैं। होगी, एफआईआर नहीं होगी, तो फिर जांच क्या होगी, फिर मुख्य बस आरोपी पकड़े कैसे लीपापोती, गए? इसीलिए तो मेरे नेता ने कहा, मेरे नेता ने क्यों कहा, क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे नेता को पल पल की खबर है, पल पल की खबर है। असली राम भक्त हमारे नेता को पल पल की खबर दे रहा है। और हमारे नेता ने इसीलिए कहा कि कैमरा बंद कर दो, सब वापस ला के रख दे, और जो जांच करेंगे उनको पूरा धन मिलेगा, बात खत्म। इतना ही तो कहना था। कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, सिर्फ खाना पूर्ति होगी। लेकिन मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कर रहा हूं, कलंकित तो हो गए, कलंकित तो हो गए। जो प्रभु राम के ना हुए वो किसके हो सकते हैं। रामद्रोही ढूंढ रहे थे भाजपाई, मिल गए। वो तो चंपत आपको राय ही बताते हैं, रामद्रोही, सपा वालों को राम मिश्रा जी बताते हैं रामद्रोही। रामद्रोही। हाँ, वो तो बोलते हैं सपा वाले ही रामद्रोही हैं। उनके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया वो क्या राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं, जो दर्शन अच्छा, करने नहीं गए लूटने वो के क्या लिए सवाल चंदा उठा दे रहे हैं? दें, चंदा नहीं वो लुटवाने के लिए दे दें उनको, वो नहीं कल जाए दर्शन मलाई नहीं कर। काटे, जमीन खरीदे, अनिल मिश्रा की तरह होटल बनाए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बगल में करोड़ों का होटल बनाए, 5 मंजिला में लिफ्ट लगवाएं, इसके लिए चंदा दे दे लुटेरों को। भगवान जी पैसा मांगे थे क्या? ये ज्ञान ना बताएं भाजपाई, ये डराना, जनता को डराना जाके। हम समाजवादी लोग हैं, हमको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है कि आस्था क्या होती, भक्ति क्या होती, आडंबर और पाखंड क्या होता, सब हम लोगों ने सीखा है। मंदिर हम बना रहे हैं, हमारे मंदिर में चोरी नहीं होगी, और हम तो जिस वंश से आते हैं हम लोग चोटाई नहीं करते हैं, हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, चढ़ावा खाते नहीं है। ये मुझे कहते हुए अच्छा बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि किसी पे आरोप लगता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। हाँ, वैसे एक चीज बताऊं, प्रभु श्री राम ने इन भाजपाइयों को मजा चखाने के लिए ही अपने पास रखा था, क्योंकि ये पहले ही लूट लिए थे सब। जब शिला अभिलेख बने थे उस वक्त, तभी सोने चांदी की जो ईंटें थी सब बेच लिए थे, कई सौ करोड़ का आरोप लगा था। तो भगवान ने कहा इनको सबको पहले मेरे पास लाओ। फिर इनकी नियत खोटी कल थी, खोटे लाल कल थे, खोटे लाल आज है, और खोटे लाल कल भी रहेंगे। तो आओ पहले हम तुमको प्रसाद दें। क्या हो सकता है प्रभु? अरे अमरीश पुरी तो फिर कम पिक्चरों में पैसा और धन और सोना चांदी चुराया होगा, जितना इन चंपत लालों ने चंपत लगा दिया भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे और सोने चांदी का। क्या पाठक जी कहें, हमें तो इस बात की शर्म आती है कि जिन्होंने कहा था, दूसरों पे आरोप लगाया था और समाजवादी पार्टी को बदनाम किया था, देश के अन्य दलों को बदनाम किया था, वही असली चोर निकले। देश में और भी संस्थान है, बालाजी का मंदिर है, वैष्णो जी का मंदिर है, साईं जी का ट्रस्ट है, सब कितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां बहुत अकूत संपत्ति, कहां उन पे कोई आरोप लगा, कहां आरोप लगा? और ये वो कहते हैं जिससे बौराए हुए लोग हैं, थोड़ा सा धन देख के बिल्कुल पगला गए, थोड़ा सा धन देखा। कहीं लेकिन मीनाक्षी मनोज जी मंदिर अगर इनके केरल का, ओ माफ करिएगा, पद्मनाभन मंदिर अगर इनके आरएसएस के उसमें आ जाए, अरे कसम भगवान की, देश का पूरा वो सोना जो है वो सब उठा ले जाएंगे आरएसएस मुख्यालय।
100% बता रहे हैं। इनको इनसे बचना पड़ेगा, यही असली चोर हैं इस देश में। अरे बताओ, अच्छा आप बताओ, एक मिनट, यही भाजपा ही गला फाड़ फाड़ के कहते थे ना अपने कंठों को, वो मोहम्मद गौरी आया हमारे मंदिर को लूट ले गया, ओ मोहम्मद गौरी आया हमारे मंदिर को लूट गया। अबे ये सब लूटे ले रहे हैं मोहम्मद गौरी की जरूरत ही नहीं है, सब यही बैठे हैं लुटेरे। कोई चंपत राय है, कोई गोपाल है, कोई मिश्रा है, कोई टिंकू है, कोई पिंकू है, सब चुट्टे ही तो है। किसी मोहम्मद गौरी की जरूरत नहीं है भारत को। अब आरएसएस ही सबसे बड़ा लुटेरा हो गया, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और प्रभु श्री राम की सौगंध का के कह रहा हूं, यही असली लुटेरे कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अगर जनता नहीं जागी तो अभी तो भगवान प्रभु श्री राम का सोना चांदी पैसा चुराया है। वैसे डाका तो रोज डालते हैं, जेब से पेट्रोल डीजल महंगा करके खुलेआम आएंगे घर में और तुम्हारी माँ बेटियों का मंगलसूत्र रियल में छीन के लेके चले जाएंगे और कहेंगे बोलो जय श्री राम। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर जिसको ये दृश्य देखना हो और 5 साल भाजपा को दे दो, अगर ना हकीकत में बदल जाए तो नाम बदल देना, मेरा। मनोज जी एक चीज लेकिन समझ में नहीं आ रही कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि 4 दिन पहले एक केंद्र ने एक आईपीएस भेजा था, स्पेशल हवाई जहाज से आया था। अमित शाह आईपीएस भेजे होंगे, वो गोपनीयता से जांच कर रहा था। फिर अचानक ट्रस्ट ने क्यों कह दिया, सरकार से, यूपी सरकार से अपील की, यूपी सरकार ने एसआईटी बना दी। क्या चल रहा, लगता है दिल्ली लखनऊ में आपस में भरोसा का ये लेवल हो गया है कि अमित शाह को भरोसा नहीं रह गया क्या योगी जी पे, कि उन्होंने पहले ही भेज दिया अपना आईपीएस, वो जांच कर रहा है, फिर इनकी एसआईटी बन गई। दो तरह से जांच कैसे हो रही, और एफआईआर क्यों नहीं कराई जा रही? बिना एफआईआर के कोई जांच नहीं होती है, बिना एफआईआर के कोई जांच नहीं होती। मैं दोपहर में दीपक चौरसिया के प्रोग्राम में था, तो उस पे संतोष दुबे जी हैं, कार सेवक रहे, जिनको बड़ी योगदान उनका रहा, वो थे, उन्होंने कहा कि वो कल जाएंगे एफआईआर कराने, कल वो एफआईआर कराने जाएंगे। यानी कि उनके अंदर प्रभु श्री राम ने शक्ति दी है कि जाओ संतोष जी, आप जाओ एफआईआर कराओ। वो खुलेआम चंपत राय का नाम ले रहे हैं, खुले गोपाल का नाम ले रहे हैं, खुले मिश्रा का नाम ले रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी बड़े ईमानदार हैं, जो गुजरात लॉबी है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें भी गेम चल रहा है। हमें किसी गेम से कोई वास्ता, दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है, इसमें भी चल रहा है क्या? ये प्रभु राम के मैटर पे कोई गेम नहीं हमको पसंद है। प्रभु राम के मंदिर के चढ़ावे पे सीधे सीधे दोषियों को सजा होनी चाहिए बस। और अगर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर इतनी सी भी प्रभु राम में आस्था है, तो इन सब के यहाँ बुलडोजर चलवाएं, गिरफ्तार करवाएं और लाठी चलवाएं कि ये 2-2, 3-3 फुट उठ जाए ऊपर। और नहीं चलवा पाएंगे तो यही समझा जाएगा यही वही है पेंशनधारी, जो पेंशनधारी नहीं थे, सब एक ही थाली के बैंगन है, कोई इधर लुढ़का है, कोई इधर लुढ़का है, सबका एक ही मतलब है बस। नहीं लोग तो ये भी नाम के धन मनोज भाई लूट लोग है, ये पूछ रहे, जितना मर्जी लो लूट। मनोज भाई अयोध्या और काशी 2 जगह मुझे लगता है हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक बार योगी जी जाते हैं, और इतना बड़ा 200 करोड़ का घोटाला लिख रहा है दैनिक भास्कर। एक सज्जन तो बोल दिए कि भाई साहब ये 200 करोड़ नहीं 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला जाएगा, और लोग रातों रात वहां जो 15-20 हजार पाने वाला है वो 40 लाख की जमीन खरीद ले रहा है, कोई 5 मंजिला होटल बना ले रहा है, और तमाम किसी ने देखा नहीं। मतलब हर 10 दिन पर जाके योगी जी समीक्षा क्या कर रहे थे, सवाल ये उठ रहा है कि मंदिर का ट्रस्ट तो मान लीजिए कि योगी जी के हाथ में था ट्रस्ट। योगी जी को आप देखो, योगी जी का एक बहुत छोटा सेगमेंट है, वो उस छोटे उसमें काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। योगी जी कोई समीक्षा नहीं कर सकते, वो बड़े लोगों का मामला। एक सांसद नहीं है वो अवध क्षेत्र के देवी पाटन मंडल वाले पूर्व सांसद, जिन्होंने कहा था कि बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो योगी जी का कौन बड़े ताकतवर है? योगी जी के पास सिर्फ एक ताकत है, बस एक, सिर्फ एक, और वो ताकत है योगी जी के पास, वो चाहे तो किसी अपने व्यक्ति के द्वारा या अपनी किसी
संस्था के द्वारा, जिसकी यूपी पुलिस योगी जी को रिपोर्ट करती है, एफआईआर करा सकते हैं और योगी जी जांच करवा सकते हैं। अगर योगी जी तनिक से भी राम भक्त हैं, वैसे वो भगवा पीछे डालते, नाथ संप्रदाय को मानने वाले, भगवान राम को तो वैसे भी नहीं मानते, क्योंकि एक गंगा जी बह लीजिए, रही आप है तो नई बात राजनीति की। बता रहे हैं। वो तो करे प्रभु श्री राम हमारे आराध्य है। तो पूछो नाथ संप्रदाय किसकी पूजा करता है, उनसे पूछिए। अरे सर, अब हम कहाँ पूछने जाएं, योगी जी हमसे मिलने वाले तो कहाँ हैं। हम तो फिर अगर हम ज्यादा खोल के बोलने लगेंगे तो अभी नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। नाथ संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते? सर, हम लोग मुद्दे, सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी तक इतनी बरामदगी कैश की कैसे हुई? जो लोग लिख रहे हैं 2 करोड़ रुपए बरामद किया गया, किसने बरामद किया? बिना पुलिस केस के डीजीपी साहब जो थे, सुलखान सिंह साहब, पूर्व डीजीपी, कह रहे हैं कि पुलिस किसी के घर जा ही नहीं सकती जब तक एफआईआर दर्ज न हो। तो ये नगद कौन बरामद कर रहा है? मैं नगद बरामद कौन? मांग करता हूँ, ये मांग उत्तर सर, प्रदेश में, सर मैं छोटा मोटा आदमी, मैं कौन सा मांग का? अरे आपके मैं चैनल के माध्यम से मैं मांग कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं पाठक जी, वो बहुत बड़ी बात है। मेरी आवाज आपको आ रही है पाठक जी? हेलो पाठक जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही पाठक बीच जी? बीच में नेट का भी कनेक्शन कटता रहेगा, इसी से समझिए डिजिटल इंडिया की अभी सच्चाई। आवाज आ रही है मेरी? आ रही, चेहरा भी आ रहा है। हाँ, मेरी बात सुनिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मांग करता हूं। पैसा तो नहीं मिलेगा, जितने लोग उसमें जिम्मेदार हैं और जिनकी संपत्ति विगत 2 वर्षों में जबरदस्त तरीके से 2-3 वर्षों में बढ़ी है, इन सब के जो संस्थान है, होटल, लॉज और तमाम जमीनें, इन सब पे सरकार कब्जा कर ले तत्काल। जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की उन जमीनों पे कब्जा किया जिसको बताया गया कि ये सब सरकारी संपत्ति कब्जा करके बनाई गई थी। ठीक है, अवैध निर्माण था। ठीक। तो अगर उन्होंने प्रभु राम के चंदे पे जिन लोगों ने किया है, तत्काल उन पे कब्जा होना चाहिए, सरकार उसको हैंडले और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम वो सारी संपत्ति की जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना, उत्तर प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मिश्र जी और सेंट्रल में बैठे नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम ने ताकत शक्ति दे दी। अन्यथा आप ये समझ लेना, मैंने ही सवाल उठाया, मैं ही उत्तर दिए रहा हूं, वरना आप समझ लेना प्रभु इन सबको पापी समझती है और इनसे कुछ नहीं कराएगी। आने वाले समय में इसका न्याय होगा और जो दोषी है उनकी सबकी संपत्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में दान दी जाएंगी। ये मेरा वादा है। इसके लिए मुझे चाहे अपने नेता से जितना भी झगड़ा करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से कह रहा हूं। अब तक ये मांग किसी ने नहीं की है, पूरे देश में किसी नेता ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं अगर है हिम्मत तो करके अब एक तो समस्या यह है कि मनोज भाई, पता ही नहीं चल रहा कि घोटाला कितने का है। 7 करोड़ से उठता हुआ मामला 200 करोड़ तक, 200 करोड़ तक आ गया है। जैसे भास्कर लिख रहा है, दैनिक भास्कर ने लिखा है। हाँ। किसी की बात न मानी जाए। जितने ट्रस्टी हैं और जो 2-3 सालों में जितना उनकी नई संपत्ति बनी, जिसका उतना जमीन से लेके मकान, जमीन, दुकान, सबका वैल्यूएशन है, उतने का घोटाला, बस, दूसरी कोई बात नहीं। कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिम्मत आदित्यनाथ बिष्ट जी के, कर पाएंगे कब्जा? अरे भाई, वही बात, बिष्ट जी पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी पे आप सवाल इसलिए उठा सकते कि ये तो कौन? कांग्रेस? चलो रुकिए, कर्नाटक की सरकार से मैं अब मांग करूं कि उत्तर प्रदेश में आए, जांच कराए। नहीं, सवाल ये उठता है कि ये जो है, ये ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? कौन, किसकी हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट में? किसकी हिम्मत है? मान लीजिए, जिसका दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दब गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? वो तो रोज दबाव में रहता है। चुनाव लूट जाता है, वो चुप रहता है। मैं उस पर नहीं बात करना चाहता, उनकी मर्जी की बात। चुनाव आयोग से कहो कि निष्पक्षता चुनाव करा लो, तो इस वक्त अंधे को 2 आंखें देने के बराबर है। मत कहिए कुछ। हम इतना जानते हैं
इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या धाम में जिन लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने जितनी नई संपत्तियां मंदिर बनने से के बाद अर्जित की हैं, उन सारी संपत्तियों को प्रभु श्री राम मंदिर ट्रस्ट के उसमें तत्काल रूप से दे दिया जाए, उसको अटैच कर दिया जाए और उनकी सबकी संपत्तियां छीन ली जाए। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, अन्यथा विपक्षी रोज आरोप लगाएगा कि ये सब वही लोग हैं, ये सब वही लोग हैं जो प्रभु राम का मंदिर इसीलिए बनवाना चाहते थे कि हमारा होटलवा चलेगा, हमारा बार चलेगा, हमारा जू चलेगा, बाहर चलेगा। तो सवाल ही उठता, बाहर उनका तो बाहर भी चल रहा है क्या अयोध्या में? क्यों आप भूल गए राम पथ पे कितने दारू के अड्डे थे? आपको नहीं मालूम है? कंपोजिट दारू 28 थे, नहीं 28 नहीं, कुछ कम थे, 12 थे, 12 या 13 थे। 10 किलोमीटर की रेंज में 7 किलोमीटर का शायद वो था एरिया, उस पे 13 दारू के कंपोजिट थे। तो उसको क्या कहा जाएगा? 12 तो कहा जाएगा। बियर बार लगा लो, कंपोजिट वाला लगा लो, दारू शराब का ठेका लगा लो, जो मर्जी कह लो, यही तो था। और तो और मैंने संतोष दुबे जी के सुना कि वहां तो अब व्यभिचारिता होने लगा है, वहां के होटलों में अय्यासियां होने लगी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो रहता नहीं है वहां, वो संतोष दुबे कह रहा है कि वहां 1 घंटे के लिए कमरा बुक होता है। हाँ समझ लो, आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं। 1 घंटे के लिए प्रभु राम जी के क्षेत्र में जहां प्रभु राम का मंदिर है, वहां पे 1 घंटे के लिए अगर कमरा बुक हो रहा है तो आप समझ लो कपल आते हैं। मैं ज्यादा इन सब बातों को करना नहीं चाहता, लेकिन आप जो कि कह रहे हैं तो मैं मजबूरी में मुझे इनको एक्सपोज करना पड़ रहा। लेकिन मैंने जो बातें कही हैं वही सत्य हैं, और वो सत्यता तभी आएगी जब उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह की चीजें सामने लेके आएगी। जी लेकिन मनोज जी, फिर वही सवाल उठता है कि देखिए 4 साल पहले एक एसआईटी बनी विधानसभा चुनाव के पहले, जब जमीन घोटाले की बात हुई थी 2021-22 में, जब 2 करोड़ की जमीन अचानक से एक आदमी जो है खरीदता है, उसके बाद आधे घंटे बाद वही जमीन ट्रस्ट जो है 12 करोड़ में उस आदमी से खरीदती है। इस तरह के तमाम घोटाले जब आए थे, एक एसआईटी बनी और एसआईटी ने कहाँ रिपोर्ट दी आज तक नहीं पता चला। लेकिन सवाल आपसे भी है कि आप सुनिए, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। 2022 के चुनाव में आपको बड़ी सफलता मिली थी, अयोध्या में 5 की 5 सीट आप हार गए थे, वहां 2 सीटें आप जीते थे। बगल के अंबेडकर नगर में आपने क्लीन स्वीप किया था, बाराबंकी में आप 3 सीट जीते थे। तो कहीं ना कहीं राम भक्त नाराज हुए तो उसका फायदा आपको हुआ। लेकिन विधानसभा में आपने किस दिन ये सवाल नहीं उठाया कि भैया एसआईटी की जांच की रिपोर्ट कहाँ है? अच्छा, वो जमीन घोटाला लाया कौन था? किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो, अरे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एसआईटी जांच में हुआ क्या, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। ये सरकार पूछे, ये अरे लीजिए, जनता ने आपको अरे जनता ने आपको 100 से ज्यादा विधायक दिए हैं। काहे के प्रभु राम के भक्त हैं आदित्यनाथ बिष्ट जी? काहे के राम भक्त हैं? काहे के राम भक्त हैं कि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट भी नहीं मांग सकते? अरे विपक्ष, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को आप घेरे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं पाठक जी, हाँ, एक बड़ी छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। ये आदित्यनाथ बिष्ट जी सौभाग्य मनाए कि मेरे जैसा कोई नेता सदन में नहीं है, न जो खींच देते कि वो लाइन न क्रॉस कर पाते और राजनीति करना भूल जाते। वो तो हमारे नेता जब से सदन छोड़ के चले गए, हमारे नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ के जब वहां चले गए, तो मेरे ख्याल से तब से बहुत हनीमून पीरियड मना रहे हैं मौजूदा नेता सदन। तो उसमें गलती आपकी है क्योंकि आपने मजबूत आदमी को बनाया नहीं। क्यों नहीं? हम तो प्रभु राम पे छोड़ रहे हैं, प्रभु राम पे छोड़ रहे हैं। लेकिन 22 से 24 तक अखिलेश यादव नेता विपक्ष थे, क्यों नहीं अखिलेश यादव ने सवाल एक बात मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, जो भगवान राम की जमीन के घोटाले को उजागर करे वो राम भक्त, कि जो छुपाए वो राम भक्त, जो प्रभु श्री राम के चढ़ावे सोने चांदी पैसे के बंदर बांट को छुपाए वो राम भक्त, कि जो उजागर करे वो राम भक्त? ये आपसे मेरा सवाल, जनता जानना चाहिए। सिर्फ उजागर करने नहीं, चोरी चमारी वहां बंद होनी चाहिए ना भाई। असली राम भक्त कौन है? जो छुपाए वो,
नहीं, बताए वो। नहीं, जो उजागर करे और जो सजा दिलवाए वो राम भक्त है। दोनों को भी राम भक्त मानता तो हूं। सजा हम कहाँ दिलवा देंगे जब हम विपक्ष में हैं? अरे वाह भाई साहब, आप क्या बात करते हैं। तमाम क्या न्यूज़ों पे बात करें? अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, सरकार बैकफुट पर जाती है। अच्छा रुकिए रुकिए, हमारे एसआईटी पिछड़े कैसे बन का। गई? अरे रुकिए, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट न किया होता तो सरकार अरे एसआईटी बाप, बनाती। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इतना नकारा निकम्मा मत समझिए। वो उनमें भी कुछ दम होगा, वो भी कुछ करेंगे। हम आपको बताते हैं, हम अपने पिछड़े दलितों का आरक्षण, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था, जो 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था, वो तो हम दिला नहीं पाए अब तक। बेचारे लड़ ही रहे हैं रोज। हम सवाल उठा सकते हैं पाठक जी, हम सजा नहीं दिला सकते। और आपको बताऊं, अगर हमारे नेता मुख्यमंत्री होते, अयोध्या में ये बात होती, तो किसी दिल्ली के नेता को यहां किसी आईपीएस को नहीं भेजना पड़ता। समाजवादी पार्टी चारों तरफ संगीने लगवा देती और इनको एक एक को जेल में ठूस देती, एक एक को जेल में ठूस देती और एक एक चवन्नी रिकवर करा लेती, एक अच्छा, एक एक भ्रष्टाचारी को। अब अंत में एक सवाल है, अगर मार्च 2027 में आपकी सरकार बनती है तो इस मामले में आप एफआईआर करा के जांच कराएंगे? अगर कहोगे तब तो कुछ नहीं होना, हम जवाब ही नहीं देंगे। नहीं, अगर सरकार बन गई, सरकार 2027, आपकी सरकार बन गई मान लीजिए, तो क्या आप जांच फिर कराएंगे? माना, अगर किंतु परंतु एक ही बात अच्छा होती है। अच्छा, 2027 में आपकी सरकार को बहुमत मिल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे इस पे बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई वो होगी कि कोई संघी मानसिकता का व्यक्ति प्रभु के साथ छल कपट नहीं करेगा। और जिन लोगों ने अनैतिक रूप से ट्रस्ट के मेंबर होते हुए और वहां पे काम करते हुए अनैतिक रूप से अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की, उन प्रॉपर्टी को आप राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे करेंगे? 100%। ये बात मैंने अभी पहले ही कह दी है कि मैं अपने नेता से लड़के सारी जमीनें, सारे होटल, और सुनिए एक लाइन और बता दे रहा हूं जो आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ये जो राम प्यारे, माफ करना, योगी प्यारे अधिकारी नहीं है, जिनके वहां कॉलोनियां बनी हैं, फ्लैट बने हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनके होटल बने हैं, इनके भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही जाएंगे होटल। इस चक्कर में ना रहे, वो भी रामद्रोही ही हैं। नाम ले लें, कहिए तो नाम ले लें उनका, अधिकारियों का, अरे जिनका भैया, बहुत जमीन है अयोध्या में, सजातीय हैं प्रभु श्री राम के, बता दें, अरे नहीं सजातीय सर, हैं नाम प्रभु श्री राम के। और नहीं उससे क्या लेंगे, फर्क नहीं पड़ता है? लेंगे, अरे नहीं लेंगे। हम तो ये देखेंगे कि भाई जितना भी लोगों ने जनता को लूटा है, भाई योगी जी तो नहीं कर पाए। योगी जी ने तो बड़े आरोप लगाए कि भैया रिवर बैंक में बहुत घोटाला हुआ है, उसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में बहुत घोटाला हुआ, कुछ साबित नहीं हुआ। रिवर बैंक घोटाले में को भी बड़ी बड़ी बातें हुए, कुछ नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपकी सरकार आएगी तो जितने घोटालेबाज हैं उनसे सारी संपत्ति लेके जनता के नाम या सरकार के नाम की जाएगी। ये माना जाए 2027 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम की जाएगी, जो संपत्ति ली और जो जनता नहीं, के और साथ लूट की। आज जो जनता को लूट के अपना महल बना रहा, वो भाई आय से वो अधिक जनता के संपत्ति नाम जाएगी, वो जनता जाएगी के ना। नाम जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। प्रभु ने इसीलिए हमारे नेता को ये संदेश दिया है कि इन रामद्रोहियों को एक्सपोज करो आप। और इसीलिए मेरे नेता ने, इस देश में एक गौरव है, ये गौरव इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि प्रभु राम के नाम पे राजनीति करने वाले, अपना पेट पालने वाले जब डकैती डाल रहे थे तो एक समाजवादी नेता था। सदियों बाद भी ये लिखा जाएगा कि एक समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने इनको एक्सपोज किया था, इनकी डकैती जनता को बताई थी। 100% पाठक जी, आप बड़े याद बड़े वादे रखिएगा। आप कर रहे हैं कि संविदा की सारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, सब ये बहुत सरकार। छोटी बातें हम कह रहे हैं, नहीं भाई, बड़े आप तो वादे बताएंगे नहीं टीवी पे। आपने बोला कि कोई भी आदमी संविदा आउटसोर्स पे नहीं होगा, सबकी पक्की नौकरी मिलेगी, आपने ये कहा है। आप लगातार आप लोग बोलते रहते, आपके नेता ही बोलते हैं। 40,000 रुपया आप देंगे महिलाओं के अकाउंट में, आपने बोल रखा है। और ये भी आप बोल रहे हैं, आज मंच पे बोल रहे हैं कि जितने भी अधिकारियों ने ऐसे अधिक संपत्ति पैदा की है वो सब के सब जनता के नाम की जाए। चलिए, हम इंतजार करेंगे कि मार्च 2027 में अखिलेश यादव के शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश में राम राज्य आएगा, तो हम उस राम राज्य के बारे में जनता को बताएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। लेकिन जाते जाते एक खबर एक बता दूं दर्शकों को कि कच्चे तेल का दाम $83 पर बैरल आ गया है। तो क्या जनता को महंगाई से राहत देंगे मोदी जी? पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा? क्योंकि अभी अभी फ्लैश हुआ है कि कच्चे तेल का दाम जो पहले $125-30 प्रति बैरल था, वो लगभग 30% घटकर $83 पर बैरल आ गया है। 30 पैसे कम हो जाएगा कल, परेशान न होइए। अरे 30% दाम कम हुआ, आप कह रहे हैं 30 पैसे कम हो जाएगा? 30 पैसे कम होगा कल, आप परेशान ना हो। 30 पैसे अब जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। गरीब जनता जो बेचारी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो गई, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकार कम करती है ना दाम, तो जनता का मजाक क्यों हुआ? 30 पैसे सरकार कम करेगी। अरे 30% कच्चे तेल का दाम कम हुआ है, तो अब 30% दाम कम होना चाहिए। 30 पैसे कम होंगे भारत में, क्यों आप बार बार वही सवाल आप रिपीट कर रहे हैं? वाह, दाम बढ़ाया ₹8, कम करेंगे 30 पैसा। देखिए, ना कम हो तो बताइएगा, ना कम हो तो बताइएगा अपने। अच्छा एक बात और बताइए, ममता बनर्जी की तो पार्टियां टूट गई, 20 सांसद टूट गए, कहीं आपके यहाँ भी तो अगला निशाना नहीं है अमित शाह का? आपके भी 37 हैं। इस पे कोई अभी जवाब नहीं देंगे। क्यों डर रहे हैं? काहे का डर? उनसे क्या डरना जो माफी मांगे घूम? अरे ममता बनर्जी ने भाई 28 में से 20 सांसद उनके तोड़ लिए। हम समाजवादी लोग हैं। आपके भी 8 विधायक टूट के गए थे मनोज भाई। तो हो गया, एक बार बात खत्म, जिसको जाना था चले गए। उत्तर प्रदेश में पीडीए बहुत मजबूत है। धन्यवाद। अरे क्या बात कर रहे हैं? 1 मिनट आप बात करते जाइए सर। 25 सांसदों का दावा कर रहे हैं भाजपा के समर्थित पत्रकार कि जल्दी पार्टी के। हाँ, तो कब ले जाएंगे? कल परसों बस भिजवाएं? तो पत्रकार लोग दावा कर रहे हैं तो करने दो, चाटुकार है, पत्रकार नहीं है। चलिए भाई, मार्च 2027 में राम राज्य आएगा। मैं फिर कहूंगा उत्तर प्रदेश में पीडीए बहुत मजबूत है। अरे हम तो चाहते हैं कि भाई आपकी सरकार बने, ताकि हम तो चाहते हैं जनता का भला हो। आपने जितने वादे किए उसका अगर 40% भी आपने कर दिया, हम 100% करने वाले लोग हैं। और हम तो 40% की बात कर रहे हैं मनोज जी। 40% कह के आप समाजवादियों को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? लैपटॉप हमने कहा था, बांटा नहीं बांटा? नहीं वो तो बनाने कहा था, बनाया नहीं बनाया? उसके बाद भी तो आप चुनाव हार गए। कही थी, मेट्रो बनाई कि नहीं बनाई? उसके बाद भी तो आप चुनाव हार गए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। हमारे नेता बहलाने फुसलाने वाली राजनीति नहीं करते हैं। हम समाजवादी लोग सच्चाई से राजनीति करते हैं। हमारी रगों में और हमारा डीएनए घटिया किस्म का नहीं है, माफ करिएगा ये शब्द मुझे कहने में। आज 15 जून है, 15 मार्च 2027 को, आज से 9 महीने बाद नई सरकार शपथ ले लेगी। और अगर मनोज जी की सरकार बन गई, अगर जनता जनार्दन ने अखिलेश जी पे भरोसा दिलाया, तो मनोज जी ने जो वायदे किए हैं उस पर मैं रोज इनसे सवाल पूछूंगा, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। अगर इन्होंने 40% वादा भी पूरा कर दिया तो जनता को राम राज्य के दर्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद।